आप बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट करो। काफ़ी सारे एस्पायरेंट आपको ऐसे मिल जाएँगे जिनका 4th अटेम्प्ट हो गया, 5th अटेम्प्ट हो गया, ठीक है? और उनका प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ। एंड इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने क्लासेस करी है, चाहे फाउंडेशन कोर्स करके या ऑनलाइन से। इन्होंने किताबें खरीदी, किताबें पढ़ी, ठीक है? इसके बाद में भी उनका क्लियर नहीं हुआ, यानी कि सिलेबस की जो प्रिपेयर करेगा उसका क्लियर नहीं हो रहा है। आपको ये समझना होगा। क्लियर उसका होगा जो ये एवरीवन माई सेल्फ सत्यजीत पांचाल विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 IAS इंटरव्यूज एंड इन दिस वीडियो आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट 5 मिस्टेक्स जो 99% यूपीएससी एस्पायरेंट करते हैं। स्पेशली उनके इनिशियल अटेम्प्ट में तो करते ही हैं, जिसके कारण उन्हें मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं। उसके बाद में भी कई बार अगर उनकी मिस्टेक्स नहीं सुधरी तो रिजल्ट नहीं आता है। उनके सालों का हार्ड वर्क, टाइम, पैसा, सेक्रीफाइस सब वेस्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हो आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, so that you don't repeat these mistakes and if you want free UPSC guidance then उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, उसको जरूर से चेकआउट करना। नाउ सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये मिस्टेक्स इतनी क्रिटिकल क्यों हैं कि हमें इनको अवॉइड करना ही होगा। देखो, लैक्स ऑफ एस्पायरेंट प्रिपेयर करते हैं, 10-10 घंटे वो पढ़ते हैं, फाउंडेशन कोर्स के वो क्लासेस लेते हैं, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स वो लेकर आते हैं। ऐसा कोई एस्पायरेंट नहीं है जिसको पता नहीं हो कौन सी किताबें पढ़नी है। क्वेश्चंस वो सोल्व करते हैं, मॉक्स वो लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनका प्रोग्रेस लेवल नहीं बढ़ता, उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता। ठीक है? यानी कि सिर्फ ये करने से एग्जाम नहीं निकल रहा है। हमें कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसे हिडन बातें हैं जो बिगिनर्स को नहीं पता होती एंड उन मिस्टेक्स के कारण ये सब करने के बाद में भी उनका क्लियर नहीं होता है। एंड प्रीलिम्स 2026 ने भी यही दिखाया है कि यूपीएससी को अब आप पुराने तरीके से वन डायमेंशनल स्ट्रेटेजी से नहीं क्लियर कर सकते हो। कंपटीशन इज ग्रोइंग सो फास्ट। तो सबसे पहली मिस्टेक आखिर क्या है जो अधिकतर लोग करते ही करते हैं? प्रिपेयरिंग फॉर द सिलेबस। अब आपको लगेगा कि सिलेबस के लिए ही तो प्रिपेयर करना होता है एंड टॉपर्स भी यही बताते हैं, टीचर्स भी यही बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई भी करते हैं। आप बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट करो। काफी सारे एस्पायरेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका 4th अटेम्प्ट हो गया, 5th अटेम्प्ट हो गया, ठीक है? और उनका प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ। एंड इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने क्लासेस करी है, चाहे फाउंडेशन कोर्स करके या ऑनलाइन से। इन्होंने किताबें खरीदी, किताबें पढ़ी, ठीक है? सिलेबस देखा, फिर उसके अकॉर्डिंग किताब खरीदी, क्लासेस करी, चैप्टर्स के नोट्स भी इन्होंने बनाए एंड फिर उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ते रहे। इसके बाद में भी उनका क्लियर नहीं हुआ, यानी कि सिलेबस की जो प्रिपेयर करेगा उसका क्लियर नहीं हो रहा है। आपको ये समझना होगा। क्लियर उसका होगा जो ये करेगा, और वो क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब मैं इसको थोड़ा ध्यान से समझाता हूं, इसको अच्छे से समझना। आपको क्या करना है? सिलेबस नहीं देखना, आपको पहले पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू वाइज आपको सिलेबस देखना है, यानी कि जो सिलेबस की लाइन है उससे किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं। जो मेंस टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस में प्रोवाइड कराता हूं मेरे स्टूडेंट्स को, वो इसीलिए हेल्प करता है उन्हें, क्योंकि मैं सिलेबस को बताता ही नहीं हूं, मैं उनको पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग सिलेबस समझाता हूं। तो जब आपने पीवाईक्यू देख लिया तो आपको अब वो सिलेबस काफी अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा, ई गवर्नेंस लिखा हुआ है जीएस 2 में, तो आखिर उससे कैसे क्वेश्चन आए। उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे, डिमांड को अंडरस्टैंड करके। अब आप सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो, अब आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो पढ़ रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेस सिलेक्ट करोगे एंड फिर जब उन रिसोर्सेस को आप पढ़ लोगे देन यू विल ट्राई टू सोल्व दोस क्वेश्चंस एंड देन इंप्रूव। दैट इज द डिफरेंस। आपको पीवाईक्यूज पढ़ना है, डिमांड समझनी है, फिर पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो अभी आप खुद से पूछो, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा क्या उसके 5-10 साल के पीवाईक्यूज आपने देखे उसको पढ़ने के पहले? अगर आपने नहीं देखे देन यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक एंड इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। इसके बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, मैं लेक्चर देखता हूँ, फिर मैं किताब पढ़ता हूँ, फिर मैं उसके बाद में पीडीएफ्स भी डाउनलोड करके पढ़ लेता हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, तो ओवरऑल मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। इट इज़ अ मिथ, और मैं आपको ये अच्छे से समझाता हूँ। मैंने पर्सनली देखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सब कर लिया, ठीक है? अब मैं उनसे लाइव आंसर राइटिंग करवाता हूँ ड्यूरिंग माय पर्सनल सेशंस, ठीक है? एंड दे आर नॉट एबल टू राइट आंसर। वो एक पेज भी ठीक से नहीं लिख पाते कई बार। क्या उनको इन्फॉर्मेशन की कमी थी? नहीं। पिछले जो 10-15 डेज का मैंने टारगेट दिया था वो तो उन्होंने खत्म करा। उनको नॉलेज भी है, तब भी वो आंसर क्यों नहीं लिख पा रहे? आप खुद के साथ देखो, आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो टॉपिक आपने पढ़ लिया, उसके बाद में भी आप आंसर नहीं लिख पाते होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन नहीं होती। प्रिपरेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पाना, उसको अप्लाई कर पाना। इसको प्रिपरेशन मानना चाहिए आपको, ठीक है? और वो थोड़ी एक अलग स्किल है व्हिच आई एम ट्राइंग टू टीच यू थ्रू दिस वीडियोज़। इसके बाद में
ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है जो अधिकतर लोग करते हैं। इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना रखा है, प्ले टू ट्रैप। इसको आप ज़रूर से मेरे चैनल पेज पे भी जाके देख सकते हो। तो देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इस तरीके का स्कोर आता रहता है रिपीटेडली, वो मल्टीपल मॉक्स देते हैं, ठीक है? आप देख सकते हो ये स्कोर एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ रहा, कभी ज़्यादा है, कभी कम है। एंड उसके बाद में वो कंक्लूज़न निकालते हैं कि मुझे थोड़ा और पढ़ना होगा। ये सवाल ही गलत है। आपको सवाल ये करना है कि मेरा स्कोर क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा? जब आप ऐसे सवाल करोगे तब आपको अलग-अलग आंसर दिखेंगे। पहला कारण हो सकता है नॉलेज की कमी है। दूसरा कारण हो सकता है कि पढ़ा तो था बट रिवीजन नहीं करा अच्छे से तो याद नहीं आया। तीसरा कारण हो सकता है कि नहीं प्रोसेस ही पुअर है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा एग्जाम के दौरान, या लॉजिकल गेसिंग नहीं कर पा रहे, क्वेश्चंस के ट्रैप को नहीं समझ पा रहे। जब इस तरीके से आप सवाल करोगे कि मेरा स्कोर क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा, तो फिर आप इनमें से रीजन को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उस पर वर्क करोगे। तो आपको ये देखना है, हर बार ज्यादा पढ़ने से नंबर नहीं बढ़ेंगे। अगर आपका रिवीजन ही अच्छा नहीं है या आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आप कितना भी पढ़ लो आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले, जो कि अधिकतर लोगों के साथ होता भी है, ठीक है? फिर उसके बाद में प्रीलिम्स को मेमोरी टेस्ट की तरह देखना सबसे बड़ी समस्या है। एंड आई एम सीइंग दिस कि अभी 2026 के प्रीलिम्स के बाद में, क्योंकि यूपीएससी ने काफी रैंडम क्वेश्चंस पूछे हैं, पॉलिटी के, एथिक्स के, ठीक है, हिस्ट्री के, तो काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है कि हमें और ज़्यादा पढ़ना है, और भी ज़्यादा रिसोर्सेस बढ़ाने हैं। भई उससे आप क्लियर नहीं कर पाओगे। अगले साल मान लो यूपीएससी ने आपसे किसी और टॉपिक पे रैंडम सवाल पूछ ले, फिर आप क्या करोगे? यानी कि आपको एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। इट डज़न्ट मीन कि आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको स्किल ये डेवलप करनी होगी कि क्या मैं मेरी लिमिटेड नॉलेज के साथ में इस सवाल को सोल्व कर सकता हूँ? ये एक डिफरेंट स्किल है। डू आई नो दिस अगर आप पूछोगे क्या मुझे पता है, तो फिर तो आप पढ़ते ही रह जाओगे, यूपीएससी सिलेबस बढ़ाता ही रह जाएगा, कोचिंग क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन आपका कभी सिलेबस खत्म नहीं होगा। आपको ये डेवलप करना है कि मैं मेरी लिमिटेड नॉलेज के साथ में कैसे लॉजिकल गेसिंग, एलिमिनेशन सीखूं, ताकि मैं उसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, रैंडम क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकूं। ये आपको माइंडसेट रखना है मेंस में भी, एंड प्रीलिम्स में भी, एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में भी, क्योंकि नॉलेज विल ऑलवेज बी लिमिटेड, बट द स्किल टू यूज लिमिटेड नॉलेज फॉर गेनिंग अनलिमिटेड एडवांटेज इज अ डिफरेंट थिंग। इस पर भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे आप लॉजिकल गेसिंग इंप्रूव कर सकते हो। इग्नोरिंग वीकेस्ट लिंक, जिस पे मैंने पहले ही बात करी थी कि अधिकतर स्टूडेंट पढ़ाई करने पे फोकस करते रहते हैं। पढ़ाई भी वो अधिकतर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि भाई पॉलिटी में अच्छे हैं तो पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, हिस्ट्री में अच्छे हैं तो फिर हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, उसके नोट्स बनाते रहते हैं, करंट अफेयर पसंद है तो करंट अफेयर ज्यादा पढ़ते रहते हैं। आपका एग्जाम ऐसे नहीं निकलेगा। आपका एग्जाम इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका वीकेस्ट लिंक कितना वीक है, ठीक है? अ चेन इज एज वीक एज इट्स वीकेस्ट लिंक, ये कहावत है। तो अगर आपका कोई भी पार्ट वीक रह गया, तो आप बाकी पार्ट्स में कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप मात खाओगे इस एग्जाम में। तो आई वुड से कि आप एक रैंकिंग सिस्टम क्रिएट करो इस तरीके का, ठीक है? उसमें अलग अलग चीज़ों को एक पैरामीटर्स पे रैंक करो आउट ऑफ 10, और ये आपको आपके बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस से आपको पता होगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको जीएस नॉलेज का पता है कि भाई ये मेरी 8 है, तो इसको 9 पे मत लेकर जाओ, क्योंकि वहां पे आपको कम फायदा होगा। 8 टू 9 एक तो लेके जाना मुश्किल है, ठीक है? उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्ट, एग्जाम्पल, नोट्स, करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, और वो इतना रिटर्न भी नहीं देगा। आप क्या करो, आप रिवीजन जो 5 पर है इसको 8 पे ले जाने की कोशिश करो, जो सी सेट आपका 4 पर है इसको 7 पे ले जाने की कोशिश करो। ये आसान है, ठीक है? तो इस तरीके के माइंडसेट के साथ में आपको पढ़ना है। आप आइडेंटिफाई करो कि ये जो एरियाज मैंने दिए इनमें अभी आपका वीकेस्ट लिंक क्या है, सबसे पहले उसी पे फोकस करो। ओवरऑल जो एक हिडन मिस्टेक है इन सारी मिस्टेक्स के पीछे, वो ये है कि हमें लगता है हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हमारी प्रोग्रेस भी हो रही है। देखो मैं आपको 2 सिनेरियो देता हूँ। एक स्टूडेंट है जो 3 लेक्चर देख कर आया फाउंडेशन कोर्स के, या उसने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे, क्लासेस देखी, ठीक है? 100 पेजेस के उसने या तो नोट्स खरीद लिया, खुद से बनाने लग गया, फिर हर एक पॉइंट को वो हाईलाइट कर रहा है, नए टॉपिक आइडेंटिफाई कर रहा है जो न्यूज़ में है, वो उसको पढ़ रहा है। तो ऐसे करके उसके 10-12 घंटे जा रहे हैं, ठीक है? दूसरा स्टूडेंट है जो थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है? बिकॉज ही हैज वॉच्ड वीडियोज ऑन स्ट्रेटेजीज, ठीक है? तो उससे उसको ये समझ में आ गया कि मुझे सबसे पहले पीवाईक्यू देखने, ताकि मुझे ये पता पड़ जाए कि एग्जाम की डिमांड क्या है, सिलेबस नहीं, पीवाईक्यू देखने, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग उसने रिसोर्सेज रीडिंग करी, ठीक है? और फिर उसने उसका रिकॉल करा, उसको पता चला कि ये चीजें मैं भूल रहा हूँ, उसने उनको अंडरलाइन करा, उनको मार्क कर लिया, फिर उसने मॉक दिया, देन उसने अपनी मिस्टेक्स को डायग्नोसिस करा। वो कैसे करना है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है? और फिर उसने उन्हीं चीजों पे रिवीजन किया जहां पे वो मिस्टेक कर रहा था। ऐसा नहीं उसने किताबें बार बार पढ़ता रहा, उसने उन्हीं चीजों पे फोकस करा जहां पे वो मिस्टेक कर रहा था, एंड देन उसको ग्रोथ मिली। आप खुद बताओ कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है? एस्पायरेंट है, ये ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है? लेकिन आपको क्या लगता है सक्सेस किसको मिलेगी? आंसर इज वेरी सिंपल, एस्पायरेंट बी। दिस इज द डिफरेंस। आपको एस्पायरेंट बी बनना है अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। अगर टाइम वेस्ट करना है, हार्डवर्क वेस्ट करना है, आप ए बन। ओवरऑल अब मिस्टेक्स को कैसे एनालिसिस करना है, तो देखो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो हर एक सेशन मॉक टेस्ट देने के बाद में वो ये सोचते हैं कि मेरे नंबर इसलिए कम आए क्योंकि मैंने कम पढ़ाई करी तो मुझे और पढ़ना है।
पेपर भी वो अगर देकर आते हैं साल में, जैसे प्रीलिम्स का होता है, मेंस का होता है अगर, तो वो बार-बार क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो यही देखते हैं कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, वो ऐसे सोचते हैं। मैंने भी ऐसा सोचा, इसलिए मुझे थोड़ा इश्यूज़ है। आपको मिस्टेक को आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या इसमें नॉलेज की कमी थी? या फिर मैं रिकॉल नहीं कर पाया? या फिर मैं अप्लाई नहीं कर पाया मेरी लिमिटेड नॉलेज को? या फिर डिसीज़न मैं अच्छे से नहीं ले पाया अंडर प्रेशर? या फिर टाइम मैनेजमेंट, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ों में इश्यू था। ये आपको रैंक करना है, फिर इसमें आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट आपका क्या है? फिर आपको क्या करना है? उसी पे फ़ोकस करना है। जैसा आपको पता चला कि यार मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, तो फिर आप थोड़ी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, उस पे मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। बार-बार प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की लिमिटेड टाइम में, ठीक है? ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाए। पढ़ाई मत करते रहो। एंड ओवरऑल एक और चीज़ मैं कहूँगा कि देखो, सारी मिस्टेक्स आपको एलिमिनेट नहीं करनी है। सारी मिस्टेक्स आप कभी एलिमिनेट कर भी नहीं सकते। अगर ऐसा सोचोगे तो आपको स्ट्रेस होगा। आई वुड बी टेलिंग यू प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है कि आपकी जो मिस्टेक्स हो रही है वो रिपीट ना हो। उसके लिए आपको सबसे पहले अवेयरनेस होना है कि भाई कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, जो मैंने 5 पैरामीटर बताए उन पे आपको अवेयर करके एनालिसिस करना है, ठीक है? डायग्नोसिस करना है, फिर करेक्शन करना है उसी मिस्टेक पे जो आपकी सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा रही है। फिर प्रैक्टिस करके उसको इंप्रूव करना है, दैट्स इट। तो हमारा गोल ये नहीं है कि ज़ीरो मिस्टेक हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। आपका गोल ये होना चाहिए कि ज़ीरो रिपीटेड मिस्टेक हो, यानी कि एक मिस्टेक जो मैंने कर दी, वो दोबारा ना हो। अगर ये भी आपने सिस्टमैटिक तरीके से डिज़ाइन कर लिया, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप बहुत फास्टर वे में ग्रो करोगे बाय स्पेंडिंग लिमिटेड टाइम। जितनी भी चीज़ें मैंने इस सेशन में बताई है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फाइनली आज क्या करना, आप अपने 2 मॉक टेस्ट जो लास्ट में आपने कभी भी दिए हों, उनको जाओ, दोबारा कोई टेस्ट मत दो अभी के लिए, कोई दूसरा चैप्टर मत पढ़ो, कुछ लेसन मत देखो, कुछ भी ऐसा मत करो। आप इन 2 मॉक टेस्ट को जो भी आपने दिए हैं उनको एनालाइज़ करो और फिर आइडेंटिफ़ाई करो कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो और फिर उस पार्ट को अगले 7 दिन के लिए उस पे वर्क करो, उस पे बहुत ज़्यादा काम करो, उसकी रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी देखो। आई कैन गारंटी यू दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू improve your score, to improve your chances of success in next 7 days. And if you have got benefit from this video, do share with your friends also, ताकि उनकी भी जर्नी ईजी हो, आसान हो, एंड दे विल थैंक यू अ लॉट।